हेलो बच्चों, देखो पिछले क्लास में हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ देखे थे, है ना। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या बना था? W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला बना था, है ना। W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। डब्ल्यू को हम क्या बोल रहे थे? मास या फिर वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। जेड को हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? तो बताए थे कि 1 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे बैटरी के थ्रू सॉल्यूशन में, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो रॉड पे जमा होगा, अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास करते हैं, उससे जो वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, उस वेट को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तभी हमारा जेड बराबर डब्ल्यू आया था, है ना। जेड बराबर डब्ल्यू आया था क्योंकि इसको हम क्या लिखे थे? डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बराबर एक मिनट, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू क्यू। तो जेड बराबर क्या आया था? डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये बना था, है ना। तो क्यू बराबर 1 कूलम्ब लिए, इसका मतलब जेड बराबर डब्ल्यू हो गया, ये वाला पार्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो जमा हुआ इलेक्ट्रोड पे, है ना, उसको हम क्या बोल देंगे? जेड। जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से जो वेट जमा होगा उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई क्या था हमारा? करंट था। टी क्या था हमारा? टाइम था। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बना था, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। यहां के बाद एक चीज देखो, इससे पहले जेड वाला हमारा डिफाइन हो गया था ना। इसमें जो जेड होता है उसको तो हम डिफाइन कर दिए कि होता क्या है। अब इसका फॉर्मूला निकालना है ना, जेड होता क्या है। फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है ना, इसको हम डेरिवेशन करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक चीज देखो, हम बता चुके हैं कि 1 फराडे क्या होता है? 1 फराडे क्या होता है? 96500 कूलम्ब, ये होता है। 1 फराडे बराबर क्या होता है? 96500 कूलम्ब, ठीक है। तो 1 फराडे बराबर 96500 कूलम्ब होता क्या है ये? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 मोल, है ना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96500 कूलम्ब। यानी कि 1 फराडे, मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हम चार्ज का बात कर रहे हैं ना, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितना चार्ज होगा टोटल, उसको हम बोलते हैं 1 फराडे। और 1 फराडे में 96500 कूलम्ब होता है। अभी आता कहां से है? तो बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम केवल न्यूमेरिकली वैल्यू का बात कर रहे हैं ना, माइनस भी आता है, माइनस के फॉर्म में चार्ज होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया, तो कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 मोल। तो 1 मोल में कितना नंबर होता है? जो नंबर होता है वो कितना होता है 1 मोल में? तो 6 इंटू 10⁻23। तो इलेक्ट्रॉन उसमें इतना हो जाएगा, है ना, 1 मोल में। तो 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो 6.022, तो उसको हम लगभग 6 ले रहे हैं। 6 इंटू 10⁻23 इतना इलेक्ट्रॉन हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना नंबर है? 6 इंटू 10⁻23, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है लगभग, जो लगभग आता है अप्रॉक्स वैल्यू, वो 96500 कूलम्ब होता है ना। और इसी को बोलते हैं 1 फराडे। क्लियर है ना। तो अब देखो, हम जो डिफाइन करने वाले थे वो जेड का वैल्यू डिफाइन करने वाले थे कि जेड होता क्या है। तो सबसे पहले क्या कि यहां जो एक रूल है इसका, एक रूल है इसका, समझना क्या रूल है कि ये ऐसा देखा गया है ना। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ जो बताता है, जैसे मान लो ये पहला कंटेनर लो, इसमें रॉड डालो, टिप करो इस टाइप से, इसमें बैटरी लगाओ, है ना। तो क्या हुआ है कि जब हम इससे जो करंट आ रहा है, अगर वो 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी के बराबर करंट आ रहा है ना, 1 फराडे करंट आ रहा है, तो 1 फराडे से ये देखा गया कि जो इसमें जमा होता है प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे कल बताए थे कि NaCl लिए थे तो यहाँ Cl2 गैस निकल रहा था, यहाँ Na सॉलिड जमा हो रहा था।
तो जो प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो प्रोडक्ट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होता है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होता है प्रोडक्ट इस पे जब हम 1 फैराडे पास करते हैं। ठीक, तो ऐसा देखा गया। या दूसरे फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो इसमें प्रोडक्ट जमा होगा वो प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट के बराबर उसका मास उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास के बराबर, है ना, इक्विवेलेंट मास के बराबर इसमें प्रोडक्ट जमा होगा। तो सबसे पहले क्या कि अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इस दोनों रॉड से, तो उसकी वजह से 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट जमा होगा, या फिर जो प्रोडक्ट जमा हो रहा है उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर प्रोडक्ट का अमाउंट होगा। ठीक, तो ये दोनों रूल है, इसको याद रखना है कि 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होता है, या फिर ये चीज। तो यहां से एक रूल बन गया। क्या रूल बना कि 1 फैराडे से जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा हुआ है प्रोडक्ट, इसका मतलब नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना रहेगा उतना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जमा होगा। सिंपल, क्योंकि 1 से 1 होता है तो 2 से 2 होगा, 3 से 3 होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना रहेगा उतना नंबर ग्राम इक्विवेलेंट का जमा होगा, है ना, ये चीज होता है। तो अब देखो यहां से यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास, है ना। बताए थे कि 1 फैराडे पास करने से जो अमाउंट जमा होगा उसके इक्विवेलेंट जो सब्सटेंस जमा हो रहा है उस सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। ठीक, और दूसरा देखो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। 1 फैराडे जब पास करवाएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होगा। तो यहां से एक रूल क्या बना, रूल हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम, अभी जेड बचा हुआ है ना, जेड डिफाइन करना बचा हुआ है, तो वो डिफिनेशन पता है, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे उसको न्यूमेरिकली फॉर्म में, है ना, ताकि उसको हम लोग कैलकुलेशन वगैरह में यूज कर सके। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये बनेगा। क्या हुआ देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जितना नंबर ऑफ फैराडेज पास करेंगे उतना नंबर ग्राम इक्विवेलेंट का डिपॉजिट होगा, जो सब्सटेंस उसमें डिपॉजिट हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्म हो रहा है उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वही होगा, मतलब उतना होगा जितना नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे 1 से 1 हुआ तो 2 से 2 होगा, 3 से 3 होगा, 4 से 4 हुआ। ठीक है, तो यहां तक ये। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है क्या कि अब ये चीज डाउट आ रहा होगा दिमाग में कि जैसे मान लो 2 रॉड है, इस रॉड में तो इस पे अलग जमा हो रहा है, इस पे अलग जमा हो रहा है ना। तो हमको कैसे पता चला कि इस रॉड पे जो जमा हो रहा है, इस रॉड पे जो प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है वो दोनों पे सेम बन रहा है, क्योंकि हम तो यही बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही जमा होगा जितना नंबर ऑफ फैराडेज पास करेंगे। तो किस पे जमा होगा, एनोड पे कि कैथोड पे, एनोड पे कि कैथोड पे, किस पे बात कर रहे हैं, तो दोनों पे सेम जमा होता है ना। इसका कुछ रूल है वो अभी बताएंगे, उससे पहले हम लोग जेड डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो जेड डिफाइन करने से पहले ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह क्या होता है उस थोड़ा सा हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसको हम इक्विवेलेंट रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, ठीक है, तो वहां से इस लेक्चर को देख लेना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो सबसे पहले मास और वेट, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन इक्विवेलेंट मास, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, सही है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट ले सकते हैं। फिर आ जाओ, फिर इसमें इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है देखो, डिटेल में पढ़ना है, फिर से बोल रहे हैं, रिडॉक्स में इसको हम डिटेल में पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे केवल हमको जो यूज आने वाला है उसको बता दे रहे हैं, है ना, कि हो सकता है कि कोई डायरेक्ट यहीं से चालू किया हो तो उसको नहीं पता हो ना, उसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। फिर से बोल रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर आता होगा, है ना। चलो, इक्विवेलेंट मास हो गया। फिर देखो
यहां से अब इक्विवेलेंट मास को उठा के यहां डाल दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, तो क्या बनेगा देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बना देखो, मास है ऊपर में अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के जगह पे मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो यहां लिख देंगे मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या बना, मास अपॉन मोलर मास क्या बन गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये काम का फॉर्मूला है ना। वैसे काम का फॉर्मूला ये भी है और ये ज्यादा काम का है ना, हम लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर इसमें नॉर्मलिटी आता है, तो नॉर्मलिटी को देख लेते हैं एक बार। नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं, और होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, अपॉन वॉल्यूम है ना, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा किसमें, लीटर में। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वैलेंसी फैक्टर, अभी देखे थे पीछे है ना, अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अब देखो मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या बना, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी कि यहां से बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से जो इक्वेशन बना वो ये वाला बना है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी काम का फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम डिफाइन करने वाले थे, क्या डिफाइन करने वाले थे, जेड का वैल्यू है ना, जेड क्या होता है। तो देखो जेड क्या होता है, हम ये जानते हैं कि 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर मास जमा होता है। तो 1 फराडे ऐसा बोल सकते हैं, 1 फराडे है ना, या फिर 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर है ना, क्या प्रोड्यूस करेगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर, जो उस पर डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर डिपॉजिट होगा, यानी कि 1 फराडे मतलब 96500 कूलम। तो 96500 कूलम से कितना हो रहा है जमा, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं ऐसे, 96500 इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इक्विवेलेंट मास के बराबर है ना, यानी कि 1 कूलम कितना करेगा, E अपॉन 96500, यही होगा है ना। इसी को हम लोग जेड बोलेंगे, क्यों भाई, ये मास जमा हो रहा है ना, डिपॉजिट हो रहा है, तो जेड क्या होता है, बताए थे कि जेड जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करते हैं रॉड से, बैटरी यूज करके 1 कूलम्ब चार्ज पास करते हैं, तो उसके वजह से जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना। तो 1 कूलम्ब चार्ज की वजह से ही तो मास डिपॉजिट हो रहा है, इसको तो बोलेंगे फिर जेड है ना। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना, जेड बराबर E अपॉन 96500 है ना, जेड का मतलब ये हुआ E अपॉन 96500। ठीक, अब E क्या है हमारा, तो E क्या है हमारा, इक्विवेलेंट वेट, क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, होता क्या है, अभी बताया है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, आ गया होगा है ना। तो इक्विवेलेंट हम जेड का वैल्यू डिफाइन कर दिया, अब इसको उठा करके फैराडेज फर्स्ट लॉ में डाल दो। तो देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बना, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, W बराबर जेड इंटू क्यू, तो W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, फिर W बराबर जेड का वैल्यू डाल दी, अभी कितना आया 96500 इंटू आई इंटू टी है ना। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है। यहां से अब हम एक टर्म ऐड करते हैं इसमें, टर्म वो क्या बनता है, W बराबर E अपॉन 96500 आई इंटू टी, साथ में इफिशियंसी ऐड करते हैं। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है फैराडेज फर्स्ट लॉ का।
फैराडेज फर्स्ट लॉ का ये कंप्लीट फॉर्मूला है कि W बराबर E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी इंटू ईटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं और ईटा, या फिर करंट इफिशियंसी, क्या बोलते हैं, करंट इफिशियंसी यहां पे, है ना। जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 0.8 है करंट इफिशियंसी, है ना, या फिर ऐसे बोलेंगे कि 80% करंट इफिशियंसी है। इसका बोलने का मतलब ये हुआ, एक चीज देखो यहां से, अभी तुमको हम एक चीज बताए थे कि रॉड पे मान लेते हैं कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो हम किसका बात करते हैं, कैथोड का कि एनोड का, तो दोनों का बात करते हैं, दोनों पे हम इक्वल बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं उसमें इस रॉड का करंट इफिशियंसी हम सेम मानते हैं। इसका मतलब क्या कि जो रॉड हमको इफिशियंसी दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो दोनों का सेम मानते हैं, है ना। इफिशियंसी अगर दोनों का सेम हुआ तभी हम बात करते हैं कि जो जमा हो रहा है प्रोडक्ट वो सेम जमा हो रहा होगा। तो किसी एक पे लगा दो, जैसे मान लो कैथोड पे लगा दिए, डब्ल्यू आया, मान लेते हैं कैथोड पे आया, तो वो एनोड पे भी सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट दोनों का करंट इफिशियंसी जो दोनों रॉड का है वो हम सेम मानते हैं, है ना। मटेरियल पे डिपेंड करता है, ऐसा भी होगा कि करंट इफिशियंसी सेम भी नहीं हो सकता है, तो उसका केस अलग हो जाएगा। जब नहीं हो सकता तब अलग अलग हमको वेट निकालना पड़ेगा उस पर। लेकिन अभी हम क्या मान के चले कि जो दोनों रॉड डीप है सॉल्यूशन में, दोनों रॉड का करंट इफिशियंसी हम सेम मानते हैं। ठीक, इफिशियंसी सेम होगा तो दोनों पे सेम मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सेम हो जाएगा कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो करंट एफिशिएंसी टर्म आया, वो किसका होता है, किसी भी मटेरियल का होता है। तो वही हम करंट एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। कि मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि मान लो 80% है करंट एफिशिएंसी, तो फिर हमको इस सब के साथ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ईटा का वैल्यू। और ईटा मान लो 80% है, तो 80% अगर बोला कि करंट एफिशिएंसी होता है, मतलब है क्वेश्चन में बोल दिया कि करंट एफिशिएंसी जो है वो 80% है, यानी कि ईटा की जगह पे क्या डाल देंगे, 0.8, ये परसेंटेज में है ना, तो 100 नीचे आएगा तो 0.8, यानी कि 0.8 यहाँ डाल देंगे। उसकी वजह से उस रॉड में जो करंट एफिशिएंसी 20% कम है, उसके वजह से जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। समझ में आया। तो ईटा को हम बोलते हैं करंट एफिशिएंसी, और ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही चीज हम नोट में लिख रखे हैं, यहाँ पे चेक करो कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस एट कैथोड एंड एनोड इफ करंट इफिशिएंसी ऑफ कैथोड एंड एनोड आर इक्वल। अगर कैथोड और एनोड का करंट इफिशिएंसी सेम है तो उससे क्या होता है, क्यों प्रोडक्ट जमा होता है सेम, ड्यू टू इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। अगर करंट एफिशिएंसी सेम है दोनों रॉड का, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी भी सेम पास होता है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है या प्रोड्यूस होता है दोनों रॉड पे। ठीक है, यही चीज बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल देते हैं फिर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड। सही है ना। यही चीज बोल सकते हैं कि जब करंट एफिशिएंसी सेम होगा, करंट एफिशिएंसी मटेरियल का होता है, रॉड का होता है, अगर अलग अलग हुआ तो फिर एफिशिएंसी की जगह पर फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू आएगा वहां से, जैसे अभी पिछले वाले में था कि डब्ल्यू बराबर जेड इंटू आई इंटू टी इंटू ईटा। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर एफिशिएंसी 100% है, 100% हम मान के चलते हैं कि कभी कभी मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ करंट एफिशिएंसी, इसका मतलब वो बोल रहा है कि तुम मानो कि करंट एफिशिएंसी 100% है, दोनों का करंट एफिशिएंसी सेम है, और करंट एफिशिएंसी सेम रहेगा दोनों में, तो दोनों में मतलब क्या, दोनों अपना अपना इक्वल क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, कि जो बैटरी से करंट आ रहा है दोनों में सेम जा रहा है, दोनों में सेम चार्ज पास हो रहा है, और दोनों में जब सेम चार्ज पास होगा तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट या फिर प्रोड्यूस होगा। समझ में आया। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर करंट सेम पास हुआ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड। क्लियर है पिक्चर, है ना। तो ये समझ गए हम। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले एक चीज समझो क्या, कि सबसे पहले अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ा है ना उसमें कुछ यूज करना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज, जैसे ये चीज बताना भूल गए थे कि जैसे ये कंटेनर है, इसमें जो रॉड हम डिप किए तो हम जो सॉल्यूशन लिए थे वो किसका लिए थे, NaCl एक्वस का सॉल्यूशन लिए थे। ठीक है, तो इस पे हम बैटरी लगाए, ये क्या था, एनोड,
ये क्या था, कैथोड, इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इस पे कौन सा पॉजिटिव, ठीक है। और एनोड पे क्या निकल रहा था, Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या निकल रहा था, Na सॉलिड जमा हो रहा था, है ना। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको मोल्टेन लो, अगर एक्वस ले लेंगे तो प्रोडक्ट कैथोड पे चेंज हो जाएगा, तो मोल्टेन लो, है ना। अब यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन हम लिखना नहीं सिखाए थे, है ना। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ, एट एनोड, है ना। इसके बताने के बाद हम फिर से आएंगे, जो अभी पढ़ाए थे ना उसका न्यूमेरिकल कैसे करेंगे उस पर आएंगे अभी। एट एनोड पे क्या होता है बताओ, Cl2 गैस निकला, कहाँ से निकला, Cl माइनस से, Cl माइनस से कहाँ गया ये, Cl2 में, दो Cl2, Cl में दो Cl है तो यहाँ 2 से बैलेंस कर दिए, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। फिर एट कैथोड पे क्या हुआ, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया, Na सॉलिड में, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन हो गया। अच्छा इसको हम बैलेंस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, तो दोनों रिएक्शन ऐड करेंगे तभी होगा जब दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। चलो इसको ऐड करो दोनों रिएक्शन को, तो क्या बना देखो, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस, ये गया कैंसिल, क्या प्रोडक्ट बना, Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ Na सॉलिड, और ये है क्या, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक, है ना। तो यही चीज सिखा रहे थे। तो रिएक्शन इसका ऐसे लिखते हैं ना, तो रिएक्शन लिखना नहीं सिखाए थे, तो रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, तो देखो एक एग्जांपल करा रहे हैं, अभी जो हम फ्राइडेज फर्स्ट लॉ पढ़ाए हैं उस पर। जैसे मान लेते हैं कि कोई ए है, ए से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हुआ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। एक काम करते हैं, कोई रिडक्शन का एग्जांपल लो, इससे भी हो जाएगा, रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। देखो A2 प्लस है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल A सॉलिड बना, ठीक है। तो यहाँ से देखो इससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले जब कोई रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग मोल्स में ट्रीट करते हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में ये सीखे हैं कि कैसे पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, एक दफा पढ़ के बताओ। तो 1 मोल सॉलिड, 1 मोल A2 प्लस, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया और 1 मोल A में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना, कि A2 प्लस एक्वस है और A सॉलिड में गया, तो 1 मोल A2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया और कहाँ चला गया, 1 मोल A सॉलिड में, यही हुआ। तो इससे हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, अभी बताए हैं कि जितना नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, है ना। तो इस रिएक्शन से हम क्या सीख सकते हैं, देखो ये क्या है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 2 फैराडे। 1 मोल होता तो 1 फैराडे, 2 मोल है तो 2 फैराडे, 3 होता तो 3 फैराडे। तो ये मोल में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा हुआ है उसको हम फैराडे के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले पहला रूल ये लिखने आना चाहिए, है ना, कि 1 मोल A2 प्लस 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिया और कहां चला गया, A सॉलिड में चला गया। तो यहां से हम 2 कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, 1 मोल A2 प्लस का रिडक्शन होगा। ये कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दिए तो 1 मोल A2 प्लस का रिडक्शन होगा, ठीक। दूसरा कंक्लूजन, यहां इसका 1 मोल है इसका, तो 1 मोल A सॉलिड अगर हमको बनाना है तो उसके लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो इससे हम 2 रूल किए, सबसे पहले मोल में ट्रीट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के मोल को हम फैराडे में चेंज करेंगे, और फिर उससे रिलेट करेंगे कि जैसे ये हुआ रिडक्शन, तो 1 मोल A2 प्लस को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब रिडक्शन प्रोसेस होने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसी प्रकार ये लिख दिए, उसी प्रकार इसमें क्या, 1 मोल A बनाने के लिए हमको 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए।
तो 1 मोल ए बनाओ या फिर 1 मोल A2+ का रिडक्शन करो, इससे ये सेम प्रोसेस ऑक्सीडेशन के लिए हो जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये टर्म है, ठीक है। चलिए, तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करो फटाफट, अभी जैसे बताया है ना वैसे, जल्दी 1 मिनट का समय है। कैसे करेंगे सॉल्व, क्या बोला है ये, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम में गया तो हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है। तो अभी सिखाए हैं, है ना, वैसा ही करो इसको जल्दी फटाफट। चलिए करके बताते हैं। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 1 मोल को 1 मोल अल्युमिनियम 3+ को कन्वर्ट करना है अल्युमिनियम में, तो हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, सोल्यूशन होगा इसका Al का, Al3+ का सोल्यूशन होगा जिसमें आयंस होगा, उससे हमको क्या कराना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अल्युमिनियम 3+ का सोल्यूशन होगा, उसमें हम ऐसे रॉड लगाएंगे और फिर इस रॉड से बैटरी लगा देंगे। इस बैटरी से कितना चार्ज जाए ताकि 1 मोल अल्युमिनियम का रिडक्शन हो जाए। जैसे मान लेते हैं इसमें अल्युमिनियम कुछ मोल होगा, उसमें से 1 मोल अल्युमिनियम का हमको रिडक्शन करना है, तो 1 मोल अल्युमिनियम को रिडक्शन करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन में क्या कह रहा है कि 1 मोल अल्युमिनियम 3+ रिडक्शन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ चला जाएगा, अल्युमिनियम सॉलिड में। ये समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले रूल बता रहे, जो अभी रूल अभी सीखे हैं, है ना, कि फैराडेज कितना पास करेंगे तो कितना इलेक्ट्रिसिटी सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपॉजिट होगा, वो चीज है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखो, इस रिएक्शन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहले ये देखो कि अभी हम सिखाए थे कि ये क्या है, यहाँ पे 1 मोल अल्युमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पूरे को मोल में ट्रीट करेंगे तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम में चला गया, मतलब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिया, है ना, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 मोल अल्युमिनियम 3+ को रिडक्शन करने के लिए 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो हमको 1 मोल अल्युमिनियम 3+ को रिडक्शन करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हमको करवाना कितना है, 1 मोल ही कराना है। तो 1 मोल के लिए सेम चीज, 1 मोल अल्युमिनियम 3+ के लिए 3 फैराडे, तो इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन वो बोला है कि चार्ज के फॉर्म में, तो हमको फैराडे के फॉर्म में आया, तो हमको पता है कि 3 × 1 फैराडे को हम क्या लिख देते हैं, 96500 कूलम, है ना। तो कितना हो गया ये, 3 × 96500 कूलम। तो इसको करो देखो 289500 कूलम ये आया, है ना, 5 दिया 15, ये आंसर आएगा ना, कैलकुलेशन देख लेना। तो 3 फैराडे को हमको कूलम में चेंज करना है, तो 96500, तो उसको डाल दिया, फिर इसका वैल्यू निकाल दिया, तो 289500 कूलम आया। इतना चार्ज पास करेंगे तब जाकर के 1 मोल अल्युमिनियम 3+ का रिडक्शन हो पाएगा, है ना। तो रिएक्शन के हिसाब से मान लेते हैं यहाँ पे 2 मोल दे देता, तब क्या करते हैं यहाँ पे कि 1 मोल अल्युमिनियम के लिए हमको 3 फैराडे चाहिए, तो 2 के लिए 3 दूना 6 चाहिए, तो 3 × 2 करते और फिर फैराडे की जगह पे 96500 डाल देते, तो कूलम में आ जाता कि कितना चार्ज पास करेंगे। फटाफट सेकंड बनाओ जल्दी, इसको साफ कर देना, इसको नोट कर लो। चलो सेकंड करके बताओ जल्दी फटाफट। अब क्या करना है बताओ, 1 मोल कॉपर 2+ को रिड्यूस करना है किसमें, कॉपर में। ठीक है, रिएक्शन लिखो फटाफट। कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया,
और कहाँ चला गया, कॉपर में चला गया। तो अब यहाँ से क्या बोलेंगे कि 1 मोल कॉपर 2 प्लस को रिडक्शन करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। यानी कि 1 मोल कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस करने के लिए 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फराडे। तो यहाँ से हमको निकालना कितना है, 1 मोल के लिए निकालना है। अगर 2 मोल 3 मोल पूछता तो 3 मोल्स के लिए निकाल देते। अभी तो फिलहाल 1 मोल के लिए पूछा है, यानी कि 2 फराडे ही चाहिए। अब इसको हमको कूलम में निकालना है क्योंकि चार्ज पूछ रहा है। तो 2 इंटू 1 फराडे मतलब 96500 कूलम, है ना। इसको निकालो, क्या बना, ये बना 00, है ना। 5 या 15, पहले है 5 दूना 10, 12 13 18 19, ठीक है। इतना क्या आया, कूलम में आया। तो हमको क्या यहाँ समझ में आया कि 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस करने के लिए हमको इतना चार्ज चाहिए, ठीक है। फटाफट तीसरा बनाओ, सेकंड में हो गया, फटाफट तीसरा बनाओ जल्दी। तीसरा कैसे बनेगा, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को हमको कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, इसको मिटा दे रहे हैं। ये गया, फटाफट सॉल्व करो। चलो अब हमको क्या बोल रहा है ये, 1 मोल। अच्छा अभी आसान लग रहा है कि 1 मोल के लिए पूछा है तो हमको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना मोल के लिए पूछता उतना के लिए बता देते, सिंपल। तो 1 मोल MnO4 माइनस से Mn2 प्लस में कन्वर्ट करना है। पहले फटाफट इसका रिएक्शन लिखो। तो MnO4 माइनस का मतलब कि Mn 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, ये कौन से स्टेट में है, +7 में है। ये निकालने आना चाहिए, है ना। क्या करते हैं बताओ, जिस पे निकालना है उसका x मानो। ऑक्सीजन पे कितना होता है 2, कितना है 4, तो 4 दूना 8, तो -8। माइनस क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस में होता है चार्ज, -2 इक्वल्स टू कितना है, ओवरऑल चार्ज पूरे MnO4 पे -1 है, तो -1 से इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से क्या बना, -1 + 8, तो क्या बन गया 7, तो 7 आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर कहाँ चला गया, Mn2 प्लस में। तो देखो कितना का चेंज हुआ, +7 से +2 में आया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिया तो कहाँ चला गया, Mn2 प्लस में, ठीक। अब उसको रिएक्शन की तरह ट्रीट करो कि 1 मोल MnO4 माइनस 1 मोल MnO4 माइनस 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और 1 मोल Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, है ना। यानी कि यहां से क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको 1 मोल MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना हो Mn2 प्लस में, तो हमको 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे बताओ, 1 मोल MnO4 माइनस से हमको 1 मोल MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में, तो हमको 5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 1 मोल ही वहां पूछा है ना, तो 1 मोल के लिए डिफाइन कर दिया 5 फराडे, उसको चार्ज में कन्वर्ट कर दो। तो 5 इंटू 1 फराडे मतलब कितना कूलम, 96500 कूलम। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।